लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता कौन कौन से हैं। बिहार नहीं, देश के सभी लोगों को यह शो गौर से देखना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव के जो करीबी नेता हैं, आप देखिए, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप पहचानते होंगे, पंडित जी हैं। जगदानंद सिंह प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजपूत हैं। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं, राजपूत हैं। शिवानंद तिवारी पार्टी के बड़े नेता हैं, पंडित जी, ब्राह्मण हैं। मनोज झा राज्यसभा सांसद, पार्टी का सबसे मजबूत मुखर चेहरा, ब्राह्मण। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है, ये आवाज है। अगर नीतीश कुमार की आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी में आपने अगर देखा होगा, ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या हैं, भूमिहार हैं। पार्टी के दो बड़े प्रवक्ता राजीव रंजन कायस्थ हैं। नीरज कुमार भूमिहार हैं। सबसे करीबी नेता संजय झा ब्राह्मण हैं। अगर इन सब लोगों के साथ आपकी सरकार, आपकी सत्ता, आपकी पार्टी, आपका संगठन चल रहा है और इन्हीं के जरिए चल रहा है, तो आपने यहां क्यों नहीं वो 15-85 का अनुपात रखा। दोनों दलों के जो मजबूत मुखर चेहरे हैं, उन चेहरों को आप पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर के देखिएगा, और वो किस जाति के हैं। और जिन दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का भला करने का दावा करना या उनका भला करने का संकल्प लेना आज अगर आपको सूझा है, तो पिछले 34 साल में क्यों नहीं सूझा। ये जातीय जनगणना का आंकड़ा आने का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग। यहां कुछ और आंकड़े में दिखाना चाहता हूं। आंकड़ों के जरिए आप चलते हैं तो आपको सच दिखता है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, जैसे वो चेहरे झूठ नहीं बोल रहे थे। कुछ अनुमान था जातियों के बारे में, जब आंकड़ा आया तो उसकी असलियत भी आ गई। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि झटका लगा हो यह आंकड़ा दे करके, क्योंकि अनुमान और असलियत दोनों का अंतर अब सामने आ गया। जातियों की नेतागिरी की प्लेट मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या स्थिति है। नीतीश कुमार, उनकी जाति है कुर्मी। माना यह जाता रहा कि 4 से 5% के बीच की आबादी है बिहार में कुर्मियों की, और निकली कितनी, 2.87%। कोयरी जाति, नीतीश कुमार कुर्मी और कोयरी इन दोनों को मिला करके अपना जो जातीय आधार है उसको तैयार करके राजनीति करते रहे। और कोयरी जो जाति है उसके बारे में ये कहा जाता रहा कि 6 से 7% इसकी आबादी है, मानी जाती रही। उसकी आबादी निकली है 4.21%। कुर्मी जो 4 से 5% माने जाते थे, वो निकले 2.87%। अगर कोयरी और कुर्मी दोनों जातियों को मिला दें तो 7% के आसपास की आबादी बनती है, जो पहले 11% माना जाता था। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि दोनों जातियों का जो अब आंकड़ा आएगा वो 14% के आसपास होगा, तो यादव जितने हैं उतने हम भी हो जाएंगे, कुर्मी कोयरी जोड़ करके। लेकिन वो हो गया आधा, यानी कि 24 गए 26 बनने डूबे होकर के आ गए। ये स्थिति उनकी है, न घर के रहने घाट। अब उनकी जाति या वो जिन दो जातियों की राजनीति को अपनी बुनियाद मानते रहे हैं, उसमें बीजेपी ने एक सेंधमारी कर दी। वो क्या है, कोयरी के 2 बड़े नेता बीजेपी ने खड़ा किए। एक उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार की पार्टी से ही अलग होकर के बीजेपी के साथ आ गए, और सम्राट चौधरी जिनको बीजेपी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, कभी आरजेडी में हुआ करते थे उनके पिताजी। ये दोनों नेता कोयरी जाति से आते हैं। तो कुर्मी और कोयरी की साझा आबादी की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की उस राजनीति में सेंधमारी कर दी बीजेपी ने। तो अनुमान और असलियत के बीच का जो फर्क है वो निकल आया। उसमें नुकसान जो है वो सवर्णों को ज़्यादा हुआ, क्योंकि बिहार में सवर्णों के बारे में किराए थी कि 17 से 18% की आसपास की आबादी है उनकी, लेकिन वो सारा 15% की, लगभग 2.5 से 3% का नुकसान वहां हो गया। एक आंकड़ा है जो फायदे का है,
उस फायदे को भी, ये आंकड़े हैं, मैं आंकड़े इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको एक बुनियादी समझ हो कि किसको घाटा किसको नुकसान। लेकिन यह पूरा आंकड़ा जो है, इसकी जो बाजीगरी है, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि बिहार में पर कैपिटा इनकम, बिहार की जीडीपी, बिहार का हेल्थ सेक्टर, बिहार में रोजगार, यह सब शून्य है। इसलिए यह एक रास्ता है, यह पलायन का रास्ता है, ये कोई समाधान का रास्ता नहीं है। लेकिन अब इस रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों के लिए या कुछ तबके के लिए फ़ायदा हुआ, उसके अनुमान से असलियत कुछ ज़्यादा निकली, जिसमें अति पिछड़ा तबका है। अति पिछड़ा तबका जो आपको ये ग्राफिक्स दिख रहा है, अनुमान क्या था 32% का, और है कितना 36%। यहाँ फ़ायदा 4% के आसपास का अति पिछड़े को हुआ, जो अगड़ों को नुकसान हुआ 2.5-3% का, तो अति पिछड़ों को लगभग 4% का फ़ायदा हुआ। वैसे दलित आबादी बिहार में 16 से 17% तक मानी जाती रही, निकली कितनी 19.6%। और मुस्लिम आबादी जो 16% के आसपास मानी जाती रही, वो 17.70, पौने 18% के आसपास हुई है। और ये अच्छा खासा इजाफा है। इसमें, इस इजाफे में, इस बढ़ोतरी में आप मान करके चलिए कि जो सीमांचल के ज़िले हैं, सीमांचल के ज़िलों में बांग्लादेश से पलायन करके या बांग्लादेश से भाग करके जो लोग आते हैं और बिहार में बस रहे हैं, उस मुस्लिम आबादी से बिहार में मुस्लिम आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है देश के बाकी राज्यों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के मुकाबले। इसलिए आपको यह इजाफा दिख रहा है। ये कारण यह भी है। अब आते हैं कि बिहार में जो अगड़ी जातियाँ और धर्म आधारित आबादी रही है, उसकी राजनीति कैसे होगी। मैं आपको यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं को या बाकी नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि जात के आधार पर हक मिलना चाहिए। टारगेट उन्होंने कांग्रेस को किया कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि जाति के आधार पर हक दिया जाए, तो एक बार उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो जिक्र कर रहे थे, हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुसलमान हैं, उनका हक है। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस ये कह रही है कि अब चूंकि हिंदू 82% हैं, बहुसंख्यक वो हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो मुसलमानों का हक कम कर दिया जाना चाहिए? एक बुनियादी सवाल है। और नरेंद्र मोदी के इस बयान में बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति छिपी हुई है कि अब मामला बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का होगा, ना कि अगड़े, पिछड़े, दलित, अति दलित, सवर्ण का होगा। यह सब हिंदू हैं, इसलिए हक अब इनकी होगी, हकमारी इनकी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री के बयान को आप सुनिए। देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? ये एक सूत्र वाक्य है। और आप यूं मानिए कि अब जो 2024 की लड़ाई होगी, जहां जहां जातिगत जनगणना के आधार पर राजनीति को साधने और मांझने की कोशिश होगी, वहां बीजेपी इस रास्ते चलेगी कि बहुसंख्यक का हक। अब जातियों की जो नेतागिरी है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, बिहार का जो आंकड़ा आया हुआ है, उस आंकड़े के आधार पर 4 नेताओं के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। और इन 4 नेताओं के जरिए, ये 4 नेता जिन जातियों की राजनीति करते हैं और उसके आधार पर सत्ता तक पहुंचने की लगातार कोशिश करते हैं, सत्ता में बने रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं? वो 2.88% है। जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं। राज्य में उनकी जाति के लोगों की तादाद 3.09 है। अगर जाति के आधार पर राजनीति चलती है तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं, अगर नीतीश कुमार यही मानते हैं। और चिराग पासवान जो दलित समुदाय है,
उसमें सबसे बड़ी आबादी 2 की है। एक पासवान जो 5.31% हैं और दूसरे मोची वो भी 5% से ऊपर है। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो चिराग पासवान जाति के आधार पर लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, फिर जीतन राम मांझी हैं और फिर नीतीश कुमार हैं। तो अगर अलग अलग जातियां, अलग अलग नेता अपनी अपनी जाति की राजनीति करने लगेंगे तो अपनी अपनी हैसियत में आ जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातियां 2 ही हैं, एक गरीब और एक अमीर, होना यही चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर विकास के पैमाने पर आप नापे जाएंगे। वैसे दल जो जाति की राजनीति नहीं करते हैं उनके पास एक ही आधार बन जाता है कि वो विकास के आधार पर बात करें। जातियां खत्म हो जाएंगी तो फिर राजनीति खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अब बिहार का जो रोग है वो फैल गया है। मैं उत्तर प्रदेश चलने से पहले बिहार में जो अगड़ी जातियां हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं। बिहार में अगड़ी जातियों को जो झटका लगा वो 16 से 17%, 17 से 18% मानी जाती रही, वो 15.5% निकली है। उसमें ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.87%। एक आंकड़े यहाँ मार्क के बात है, भूमिहार 2.87% और कुर्मी बिहार के 2.88%। यानी कि गिरिराज सिंह जिस जात से आते हैं और नीतीश कुमार जिस जात से आते हैं, कुर्मी और भूमिहार दोनों लगभग बराबर हैं। जात के आधार पर इन दोनों नेताओं का कद बराबर है। अगर ऐसे नापा जाए तो फिर ऐसे ही हिसाब किताब लगेगा। जो धर्म है उसका आंकड़ा देखिए आप। प्रधानमंत्री ने जिस बात का इशारा किया है उस तरफ मैं आपको इसलिए ले चलना चाहता हूं क्योंकि यह आंकड़ा बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी और मुफीद सा है। बीजेपी बिहार में इस बात को बहुत तेज़ी से फैलाएगी कि मुस्लिम आबादी अगर बढ़ी है 16 से 17.5% के आसपास या उससे भी ज़्यादा, तो आप यूँ मान कर चलिए कुछ समय में यहाँ यह आबादी लगातार बढ़ती चली जाएगी, संकट आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो बिहार में हिंदुओं की आबादी 82%। अब बीजेपी के पास एक ही रास्ता है और वह एक ही प्रयोग करेगी कि समूचे बिहार में वो हिंदुत्व को बढ़ाएगी, वो हिंदुओं के हक की बात करेगी, उनकी जो हकमारी होती रही है, जो करते रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। मुस्लिम आबादी बिहार में 17.70% है, ईसाई 0.05%, सिख 0.01% और बौद्ध 10.08%। यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बाद जो बड़ी आबादी है वो बौद्धों की है बिहार में। ये स्थिति जो है वो बिहार की उन जातियों की है जो अलग अलग धर्मों की है। जो लोग जाति की राजनीति करते रहे हैं उनकी मजबूरी तो हो सकती है, समझ में आती है, मगर राहुल गांधी अब जो जाति का राग अलाप रहे हैं वह समझ से परे है। उनका जो जाति का राग है उसकी एक भूमिका मैं आपको पहले दे देता हूं। हुआ ये कि इस साल अप्रैल में जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ है। अगर जाति आधारित जनगणना हो तभी सही विकास होगा, यह अगर कोई मान रहा है, उसको आप देश की कमान दे देंगे तो फिर देश किस रास्ते जाएगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आप बताइए कि विकास गरीब का होता है या जातियों का? क्या जातियों में ही गरीब होते हैं और कुछ जातियों में अमीर होते हैं? राहुल गांधी के मुताबिक जातियों में गरीब होते हैं। अब जब बिहार में जातिवार आंकड़े आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहाँ ओबीसी, एससी और एसटी 84%। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े को जानना जरूरी है।
उन्होंने फिर कहा, जितनी आबादी उतना हक। ये हमारा प्रण है। अगर राहुल गांधी का ये प्रण है भाई, तो आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी 1990 तक, सिर्फ मुरारजी की सरकार के 2.5 साल छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही देश चलाती रही। उस समय क्यों नहीं यह प्रण याद आया? उस समय आपकी पार्टी ने क्यों नहीं ऐसा किया? वीपी सिंह ने 1990 में जाकर किया, तो 1947 से लेकर के 1990 तक आप इस बात का इंतजार कर रहे थे। मैंने 47 से लेकर के और 80 तक छोड़ भी दूं, क्योंकि वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट इंदिरा गांधी की जो सरकार थी 1990 में, उस दौरान पेश हुई थी, तो फिर कर देते। उसके बाद भी 10 साल तक कांग्रेस की ही सरकार थी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब नहीं किया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब आए तो उन्होंने भी अपनी राजनीति में कमंडल को काटने के लिए मंडल का सहारा लिया, लागू किया। खैर, लागू हो गया। आपको आज अचानक ये महाज्ञान प्राप्त हुआ राहुल गांधी कि महाप्रण है आपका, ये लागू किया जाना चाहिए, जातियों के आधार पर आरक्षण और सुविधाएं। तो एक बात का जवाब और दीजिए। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना करवाई थी, मगर जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहले एससी और एसटी, इन्हीं दो तबकों की आबादी जारी होती रही जब जब जनसंख्या हुई तब, हर 10 साल पर। हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के दबाव में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2011 में एक फैसला किया कि सरकार सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाएगी, और इसको करवाने के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने 500 करोड़ खर्च किए, वैसे समूचे देश में मनमोहन सिंह सरकार ने 4000 करोड़ रुपए खर्च किए, और जब जनगणना करवाई तो जातिवार उसका रिकॉर्ड भी तैयार करवाया। मगर आबादी का आंकड़ा जारी हुआ, जातिवार आंकड़ा जारी नहीं किया सरकार ने। क्यों नहीं किया? राहुल गांधी को आप यह कहते हुए सुनेंगे कि मेरी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, वो रिपोर्ट मोदी सरकार के पास पड़ी हुई है, मोदी जारी नहीं करना चाहते। भाई 2013 में रिपोर्ट आई, मोदी 2014 में मई में आए, आप 1.5 साल तक रिपोर्ट लेकर के बैठे रहे, आपने क्यों नहीं जारी कर दिया? अब आपको सूझ रहा है। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स क्या है भाई? सुनिए। भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। जब हमारी सरकार थी, हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं।
क्या बात है। आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है और आपकी सरकारों ने ऐसा क्यों किया देश के साथ। 75 साल भी देश के बुनियादी सवाल अगर जिंदा हैं तो आपका रोल तो होगा राहुल गांधी कुछ न कुछ। कहने का मतलब ये कि आपकी पार्टी का। राजनीति में सच मानिए तो कोई धर्म, ईमान, नियम होता ही नहीं, कायदा ही नहीं है इसका। बिहार में जातिगत जनगणना जैसे हुई, आंकड़ा आया तो यूपी के नेताओं में भी सुगबुगाहट तेज हो गई। जात के आधार पर जिन लोगों की राजनीति चलती रही है, चमकती रही है, पनपती रही है, जो उसी आधार पर सत्ता की मलाई खाते रहे हैं, उन्होंने उसकी पैरवी करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के पास एक आधार वही है जो बिहार में लालू प्रसाद यादव के पास है, यादव और मुसलमान। इसको जोड़ करके समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की हर बार कोशिश करती रही है। 12% आबादी है उत्तर प्रदेश में यादवों की। अब उनको लगता है कहीं ये बढ़ जाए या फिर इस आबादी के आधार पर हक हमारा और मजबूत हो जाए। उसी तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी मांग है कि यह जनगणना करवाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पटेलों की नेता हैं। जो बिहार में कुर्मी हैं वही पटेल हैं उत्तर प्रदेश में। तो पटेलों की नेतागिरी करके वो सत्ता में बनी रहें और उनका अपना सब कुछ बढ़िया चलता रहे, आबाद रहे, इस खातिर वो अपना झंडा उठाए हुए हैं। एक और नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में जो राजभर हैं उनकी आबादी लगभग 3% के आसपास मानी जाती है। जैसे बिहार में 3% मुसहर हैं जिसके जीतन राम मांझी हैं, तो उस 3% आबादी 13 करोड़ की और यहाँ 23 करोड़ के 3% वाले राजभर हैं। इनकी अपनी जात के बाहर राजनीति चलती नहीं, अपनी जात के बाहर पूछ परख है नहीं। तो जात का मोर्चा जब तक मजबूत है तब तक राजनीति चलेगी। इसलिए ये जात के आधार पर लगातार राजनीति करते रहने वाले दलों की ही आवाज़ है कि ऐसा किया जाए। एक व्यक्ति, एक नेता बताइए जो जात के आधार पर राजनीति नहीं कर रहा हो और वो जाति आधारित जनगणना की बात करता हो। इस देश का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, नागरिक की बात करता है। इस देश का संविधान कहता है कि उन लोगों को आरक्षण दो जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जात के आधार पर नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि जात के आधार पर आप समर्थन दो। उन्हीं की सरकारों ने आरक्षण का जो प्रावधान किया था वो 10 साल के लिए था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजनीति ने उसको आज तक खींच रखा है और वो एक जंजाल बन चुका है। लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की बात कही गई थी। तो मोदी सरकार जो कहती है कि गरीब और अमीर यह दो ही हैं, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं किसी जात को नहीं जाती, वो गरीब को जाती है, लाल कार्डधारी को जाती है। आपके घर राशन मिलेगा इसी आधार पर कि गरीब है। शौचालय हो, मकान हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, आयुष्मान योजना। आप कमज़ोर तबके से हैं देश के, आप देश के नागरिक हैं, आपके पास बुनियादी अधिकार जीवन के होने चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी उस आधार पर निभाती है कि कौन आदमी हमारे समाज का, देश का कमज़ोर है, इस आधार पर नहीं कि वह किस जाति का है, किस मजहब का है। इसलिए नरेंद्र मोदी दो जातियों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के बयान को आप सुनिए, उसके बाद इस पूरी तस्वीर को कंक्लूड करना चाहता हूं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक
माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। सच्चाई यही है, देश में किसी भी सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का जो एक रास्ता है, वाजिब रास्ता, वो यही है कि सरकार उस तबके का भला करे जो गरीब है, कमज़ोर है, किस जाति से है यह पूछे बगैर, किस मजहब से, किस धर्म से है, किस तबके से है, किस पंथ से है, किस संप्रदाय से है, यह जाने बगैर। लेकिन जात की राजनीति तब तक जिंदा रहेगी जब तक जात के आधार पर राजनीति करने वाले लोग जिंदा रहेंगे। इस देश की जनता को, बिहार की जनता को खास करके यह तय करना है कि वह क्या जवाब देना चाहती है। अगर वो जाति के जंजाल में आज फंसती है तो तरक्की का रास्ता उसके लिए जैसे 35 साल से बंद है, आगे भी बंद रहेगा। अगर विकास और बेहतरी उसको देखना है, इसके दिन देखने हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दिन उजाले में देखने हैं, तो उसको विकास के नाम पर, बेहतरी के नाम पर, सुशासन के नाम पर जो व्यवस्था आती है उसका समर्थन करना चाहिए।